Hello everyone. So today's topic is work from the chapter Work Energy and Power Class 9. वर्क आपके पास का जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते रहे हैं या हमें जो पता है वर्क होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग को आज थोड़ा आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे कि वर्क एग्जैक्टली होता क्या है हमारे हिसाब से और साइंस हमें क्या बोलता है वर्क क्या है। हम वो चीज़ें यहाँ पर इंटरप्रेट करने वाले हैं अपने हिसाब से। हम लोगों के हिसाब से वर्क क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ वर्क है, चल रहा हूँ वर्क है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग वीडियो देख रहे हो, तुम लोगों के दिमाग में क्या है, अच्छा मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ इस टाइम भी वो वर्क है। लेकिन बेटा वर्क जो आपका साइंटिफिक टर्म में वर्क होता है ना, उसका इस वर्क से कोई लेना देना नहीं होता है। दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है वर्क का। तो जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इन डिटेल और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो वर्क को लेकर रहेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि आप जो बैठ के कर रहे हो काम है या नहीं है, चल के कर रहे हो काम है या नहीं है, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ वो काम है या नहीं है, दैट इज वर्क और नॉट। सो वी कैन वेरी इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज टर्म्स whether that is the thing that I'm as if I'm standing in front of you। तुम लोगों के सामने खड़ा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अभी तुम लोग खुद इंटरप्रेट करोगे, तुम अंदाजा लगा लोगे वर्क है या नहीं। आप लोग चेयर पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, एज इफ चल रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या वो वर्क है या नहीं है, वो इंटरप्रेट करना, वो एसेस करना बड़ा आसान हो जाता है। अब वो बैग उठाकर स्कूल जाते हो आप लोग, उसको वर्क बोलते हो या नहीं बोलते हो, या फिर गेट कीपर बैठा है, बिकॉज कन्वेंशनल एग्जांपल है आपके पास जो हमेशा दिए जाते हैं। गेट कीपर गेट पर बैठा हुआ है, वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हम आसानी से असेस कर पाते हैं किसके थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो आपका आता है वर्क इन द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर दैट वी आर गोना डिस्कस विद यू पीपल टुडे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से। साइंटिफिक टर्म में जनरली जो हम बोलते हैं, यार मैंने किसी दीवार को धक्का दिया है, किसी दोस्त को पुश करा है, एज इफ चल रहा हूँ, मेरा जहां पर भी एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, जहां पर भी मुझको लगता है मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइम का कर रहा हूँ, हम क्या बोलते हैं वर्क कर दिया हमने। वो हमारे हिसाब से क्या होता है वर्क होता है। बट प्रैक्टिकली साइंस की टर्म में ये चीज़ वर्क की फॉर्म में कंसिडर नहीं की जाती है। वी डोंट कॉल इट वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस। सो साइंस की इंटरप्रिटेशन वर्क की क्या है, वर्क आपके पास साइंस की फॉर्म में क्या होता है। साइंस बोलता है आपको कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो आपने क्या करा है, वर्क करा है। लेकिन अगर इस दीवार को मैं पुश कर रहा हूं और ये डिस्प्लेस नहीं हो रही है, मेरी एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही है ना, एनर्जी तो मेरी वेस्ट हो ही रही है। काफी देर तक मैं पुश करता हूं, मैं इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, यूटिलाइज कर रहा हूं। तो अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है तो वो वर्क नहीं है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो वर्क आपके पास क्या टर्म आता है बेटा, हम बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेटमेंट जो साइंस की फॉर्म में आपको बोली जाती है। If the object displaces on applying force, we said work is done or work is performed. So हम बोलेंगे work is said to be done. Work is said to be done if object displaces on applying force. ये सीधा सा मैकेनिज्म आ गया है यहाँ पर कि मैंने फोर्स अप्लाई कर दी है तो तुम्हारे पास क्या बन गया है, वर्क बन गया है। अब द प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो इशू आता है इस चीज को लेकर वो ये आता है कि आप लोगों के पास एक सिंपल सी स्टेटमेंट वर्क की फॉर्म में बन गई है और उस वर्क की स्टेटमेंट के हिसाब से मैं एक फॉर्मूला भी क्रिएट कर लेता हूं। मैं लिख देता हूं W इज इक्वल टू एफ इनटू एस। साथ में बता दूं W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने पढ़ रखा है V इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो वहां से व्हाट इज S? S इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग योर डिस्प्लेसमेंट। बट अब ये सिंपल फॉर्मूला जो आपके पास वर्क का रहता है ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता। हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो मतलब एक कांस्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगातार वर्क कर रही है, लगातार वर्क कर रही है, तो वर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा। तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसको मैं मॉडिफाई करने वाला हूं किसकी फॉर्म में, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो क्लास 9 में हम लोग जनरली डिस्कस नहीं करते। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कौन सी क्लास में डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 में। लेकिन आपको अगर वर्क के मैकेनिज्म को, उसके टाइप्स को समझना है तो आपको पहले ये चीज का पता होना बहुत जरूरी है कि आपके पास वर्क डन में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे आ रहा है और कहां से आ रहा है। मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, एक राइट ट्राइंगल है, इसको कह देते हैं परपेंडिकुलर, इसे कह देते हैं बेस, इसे कहते हैं हाइपोटेनस। ये सबने पढ़ रखा होता है तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दैट इज हाइपोटेनस। आई हैव रिटन ऑल दोस टर्म्स ओवर देयर। अब द पॉइंट इज मैथ के वो तीन फॉर्मूला जनरली हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 में जाकर, वो तीनों फॉर्मूला मैं आपको यहाँ ब्रीफ करूंगा ताकि मैं आपको यहाँ पर इसमें एक
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐड कर सकूं। द पॉइंट इज आपके पास एक फॉर्मूला बनता है साइन थीटा, एक बनता है कॉस थीटा, एक बनता है टेन थीटा। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो बेस या मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर इन चीज़ों को समझने का एक मैकेनिज्म होता है। अगर एक राइट ट्रायंगल की फॉर्म में मैं इसको लेता हूं तो आपका साइन ऑफ द एंगल, एंगल क्या है यहाँ पर थीटा, साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, टेन ऑफ एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल इज गिवन एज, this is given as perpendicular upon hypotenuse. So I can write it to be P upon H. It is perpendicular upon hypotenuse. Then is cosine of the angle, that is cos theta. Cos theta is given as base upon hypotenuse. So यहाँ पर आपके पास आ जाएगा B upon H. Then comes your last part, that is tan of the angle, that is tan theta or tangent of the angle. So tan theta comes out to be perpendicular divided by base. ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज हैं जो फॉर्मूलाज आप लोगों को समझाए जाते हैं डिटेल में। कब? जब आप क्लास 10 में जाते हैं। अब क्योंकि इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एक फंक्शन को मैं यहाँ इस इक्वेशन में यूज करने वाला हूं, तो आपको वही एक एंगल को ब्रीफ करने के लिए मैं पहले बता देता हूं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, then tan theta will be perpendicular upon base. So I've got all these values of these trigonometric function. अब आते हैं यहाँ पर जो वर्क का फॉर्मूला आपके पास बनता है। वैसे तो वर्क आप बहुत जगह पढ़ते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही क्या कब होगा, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बजाय कुछ और फॉर्मूला कब बनेगा, वो आप टाइप्स के अराउंड समझोगे। When we'll be discussing the types of work, तब आपको पता लगेगा कि आपके पास कौन कौन से फॉर्मूला को हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। सो टेक्निकली यहां जो वर्क का फॉर्मूला आपके पास आता है, इट इज नॉट W इज इक्वल टू Fs, इट इज W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, Fs कोसाइन ऑफ द एंगल। सो आपके पास ये इक्वेशन आपके पास वर्क की यूज की जाती है, और आप बहुत बार जब न्यूमेरिकल करोगे आप देखोगे वहां पर वर्क का फॉर्मूला रहेगा Fs। वो Fs क्यों रहेगा मैं टाइप्स के साथ साथ में आपको बताऊंगा कि यहां पर सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों आ रहा है। वो आपको पता लग जाएगा कब, जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, या फिर डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, तो आपके पास इस कॉस थीटा की वैल्यू में चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अलग अलग एंगल्स पर कुछ सर्टेन वैल्यूज होती हैं। तो यहां हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जिनको यूटिलाइज करके हम वर्क को एक्सप्लेन करने वाले हैं आप लोगों को। तो ये आपके पास इंट्रोडक्टरी पार्ट है बेटा किसका, वर्क का। बिफोर आई मूव अ स्टेप अहेड, यहां पर इसके यूनिट के रिगार्डिंग आपको समझा देता हूं। वर्क का यूनिट आपके पास एसआई सिस्टम में क्या रहता है, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, इसका यूनिट रहता है जूल। अब फोर्स पे जाएं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट पे जाएं मीटर, तो आपके पास जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, सीधा सा मैकेनिज्म है, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ये आपके पास एसआई सिस्टम में होता है। जे स्टैंड्स फॉर जूल, JOULE, इट इज JOULE, ये आपका आता है जूल का वैल्यू न्यूटन मीटर की फॉर्म में। अब आता है डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट क्या आ गया, मीटर। इसी तरह से अगर आप सीजीएस पे जाते हैं, इन सीजीएस सिस्टम आपका जो यूनिट आता है दैट कम्स आउट टू बी अर्ग। वर्क का यूनिट क्या आता है, अर्ग, और आपका न्यूटन का यूनिट डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का आ जाता है बेटा सेंटीमीटर। तो दीज आर योर यूनिट्स फॉर वर्क in terms of SI system as well as in terms of your CGS system। यहां से आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किए जाते हैं किन में, टाइप्स ऑफ वर्क में। आई बिलीव ये चीजें जो ब्रीफ की गई हैं आप लोगों को ये बड़ी आसानी से समझ आ जाती है जब सीक्वेंशली हम चलते हैं यहाँ पे। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। रीजन, वर्क की इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दी है कि मैंने फोर्स अप्लाई करा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करा है, लेकिन मैंने यहां नहीं बताया ये कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, या नहीं डिस्प्लेस कर रहा है। तो वो सब कॉन्सेप्ट कहां पर आते हैं, जब हम टाइप्स ऑफ वर्क की बात करते हैं। सो अब हम टाइप्स ऑफ वर्क की बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे आपके पॉजिटिव वर्क से। इसको कैटेगराइज कर देते हैं। पॉजिटिव वर्क फॉर्मूला वही है, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। अब द प्रॉब्लम इज, जब आपको बोला जाता है पॉजिटिव वर्क कब होगा, वर्क मैंने कहा मैंने फोर्स अप्लाई करा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया भाई, तो वो क्या हो गया, वर्क। लेकिन जब मैं कहूंगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट मींस आई एम हैविंग वन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करा है, और इस ही डायरेक्शन में
मेरा डिस्प्लेसमेंट भी जा रहा है, अगर फोर्स भी उधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर जा रहा है, तो इस केस में आपके पास जो एंगल रहता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, दैट एंगल इज थीटा। जैसे मैंने वहां थीटा ले रखा है, दैट एंगल कम्स आउट टू बी 0 डिग्री। इस एंगल का वैल्यू क्या आ जाता है बेटा? 0 डिग्री। तो आपके पास ये जो वर्क डन बन जाता है, इट कम्स आउट टू बी एफ एस कॉस 0 डिग्री। अब यहां पर एक और चीज बता दूं, कॉस 0 डिग्री इज हैविंग इट्स वैल्यू 1। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। अगर कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ एस। तो आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, जहां पर भी आप फॉर्मूला पढ़ते हो डब्ल्यू का वैल्यू एफ एस या सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, वो कहां यूज करोगे? वो यूज वहां करोगे जहां वर्क डन पॉजिटिव है। जैसे मेरे सामने कोई टेबल है, मैंने पुश करा और ऑब्जेक्ट जो है, टेबल जो डिस्प्लेस हो गया है, तो वो फोर्स भी उधर को जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर को जा रहा है, एंगल बीच में 0 आ गया है और वर्क डन मेरा क्या बन गया? पॉजिटिव वर्क। उस तरह का वर्क पॉजिटिव होता है। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, एक तो टेबल डिस्प्लेस कर दिया हमने, आसान सा है। क्रिकेट खेल रहे हैं, हिट करा है, जिधर को बॉल को मारना था बैट ने उधर कोई बॉल को मार दिया है, उधर से बॉल आया, यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में बैट घुमाया, बॉल उधर चला गया। समझ रहा है ना? फोर्स उधर अप्लाई करा है, बॉल उधर चला गया है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, एंगल क्या आ गया? 0 और वर्क डन क्या आ गया? पॉजिटिव। सेकंड एप्लीकेशन आपके पास आ सकता है। इसी तरह से आगे लेके चलें, कहीं पर भी आप कोई चीज खेल रहे हैं, जैसे हॉकी खेलते हो यार, मारते हो जिस डायरेक्शन में बॉल जाएगा, पॉजिटिव वर्क हो गया है। अब अगर मेरे हाथ में चौक है, इसको ऊपर फेंका है, फोर्स अप्लाई करा, चौक ऊपर चला गया है। अब ऊपर जाने के लिए फोर्स मैंने कौन सा अप्लाई करा? मस्कुलर फोर्स। वर्क डन बाय दैट मस्कुलर फोर्स वाज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स ऊपर अप्लाई करा है, चौक ऊपर गया है, तो वर्क डन आपके पास क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। इस तरह के आप बहुत सारे एग्जांपल किसकी फॉर्म में दे सकते हैं बेटा? वर्क डन की फॉर्म में। तो ये आपका पहला पार्ट था वर्क का, जो हमारे पास क्या था? पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क में आपने याद क्या रखना है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, एंगल बीच में 0 और ऑब्वियसली आपके पास वर्क डन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव वर्क यहां पर आ जाएगा। अब अगर इसको आगे लेके चलें, बिकॉज हमारे पास अगर टाइप्स ऑफ वर्क की बात करें, हमारे पास 3 तरह के वर्क होते हैं बेटा। वी गॉट 3 टाइप्स ऑफ वर्क। पहला वर्क तो हम बात कर ही चुके हैं, कौन सा वर्क है? पॉजिटिव। दूसरा वर्क आपका आता है नेगेटिव वर्क, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा, ये वाला जो वर्क है, नेगेटिव वर्क वाला जो पार्ट है। नेगेटिव वर्क आपके पास, नेगेटिव वर्क कब बनता है वो भी इसी फॉर्मूला से डिपेंड करेगा। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लिखा है ना, इसको दोबारा लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि ये आपका है जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर वर्क या स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर वर्क, जो मॉडिफाई किसकी फॉर्म में हो गया अभी? एफ एस की फॉर्म में। क्यों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे। अब दूसरा फॉर्मूला आपके पास यहां से डेवलप करेंगे सेकंड टाइप ऑफ वर्क की फॉर्म में। सेकंड टाइप ऑफ वर्क कौन सा है? नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क में आपके पास आते हैं, मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेता हूं मैं। इंक्लाइंड प्लेन होता है उभरा हुआ हिस्सा, मतलब ये हॉराइजन है, हॉराइजन के ऊपर एक सर्टेन आपने इंक्लाइंड पार्ट उठा दिया है, एक एंगल पर कोई चीज उठी हुई है। अब यहां एक ऑब्जेक्ट है, अपनी बात कर देता हूं भाई, मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ऊपर को, धक्का दे रहा हूं ऊपर को, तो मैंने जो फोर्स अप्लाई करा है वो ऊपर को अप्लाई करा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बजाय ऊपर जाने के कहां जा रहा है? नीचे को। डिस्प्लेसमेंट कहां को आ गया? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन गया है? 180 डिग्री। याद रखना है, फोर्स उधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट जा रहा है, एंगल क्या आ गया है? 180 डिग्री। अब अप्लाई करते हैं यहां पर, तो आपके पास वर्क डन क्या बन जाएगा? इट विल बिकम एफ एस कॉस 180 डिग्री। जैसे कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यहां पर आपको बता दूं बेटा, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। जो कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है उसका वैल्यू क्या बनता है? -1। अगर कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 है, तो जाहिर सी बात है डब्ल्यू का वैल्यू क्या बन जाएगा? एफ एस इंटू -1, विच विल बिकम माइनस ऑफ एफ एस, एंड दैट विल बी अ फॉर्मूला फॉर योर नेगेटिव वर्क। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करके बताएं। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब मैंने फोर्स अप्लाई करा है जिस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में करता है, तो वर्क डन पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई करा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, दैट वर्क डन कम्स आउट टू बी नेगेटिव। और दूसरा डिफरेंस क्या आ गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं, एंगल 0। यहां पर क्या आ रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, ये एंटी पैरेलल है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंगल बीच में क्या आ जाता है? 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1, W कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ एफ एस। तो ये आपका सेकंड टाइप ऑफ वर्क है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क के एग्जांपल, आपको पहला एग्जांपल तो ये हो सकता है, जैसे कोई लोडेड ट्रक है, इंक्लाइंड प्लेन पे रुक गया है, अब लोग जाकर धक्का दे रहे हैं उसको, ऊपर को यूं पुश कर रहे हैं, लेकिन बजाय ऊपर जाने के वो नीचे आएगा, सो दैट कैन बी टेकन एज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क। पहला एग्जांपल जो हो सकता है। दूसरा, अगर आपको पता है ना फ्रिक्शनल फोर्स के रिगार्डिंग,
जनरली एज इफ मैं यहाँ से इस साइड को वॉक करता हूँ, आई एम वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन, वॉक कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरा जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो तो ऑपोजिट वर्क करता है हमेशा। मैं उधर जा रहा हूँ, फ्रिक्शन ऑपोजिट वर्क कर रहा है, इधर जा रहा हूँ, फ्रिक्शन इधर। फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन के वर्क करता है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। याद रखना, पहला तो हो गया ट्रक वाला एग्जांपल, ऊपर जा रहा है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क नेगेटिव। दूसरा, फ्रिक्शन तो कभी पॉजिटिव वर्क करता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ने अगर आगे जाना है, फ्रिक्शन वापस वर्क करेगा, फ्रिक्शन वापस करेगा, ऑब्जेक्ट आगे डिस्प्लेस करेगा, वर्क डन नेगेटिव। आसान सा एग्जांपल है। तीसरा, अब यहां जैसे तुमको बोला था मैंने, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करा है, चौक ऊपर फेंक दिया, बॉल ऊपर फेंक दिया, चला गया चौक ऊपर। जब ऊपर गया है चौक, तो आपका जो मस्कुलर फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन क्या था, पॉजिटिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहां वर्क करता है, नीचे को। तो जब आपने मस्कुलर फोर्स अप्लाई करा है और चौक ऊपर जा रहा है या बॉल ऊपर जा रहा है, उस वक्त पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां वर्क कर रहा है, नीचे को। लेकिन ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर को, तो आपका वर्क डन नेगेटिव। याद रखना है बेटा, जब मैंने बॉल को, चौक को ऊपर फेंका है, मस्कुलर फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन पॉजिटिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वर्क डन नेगेटिव। समझ आया? अब इसी केस को दोबारा कंसिडर करो। अब ये चौक ऊपर से नीचे आ रहा है, चौक नीचे आ रहा है। जब चौक नीचे आना शुरू हो जाएगा तो वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स मैक्सिमम हाइट पर जाकर ये नीचे आ जाएगा। ऊपर एक सर्टेन हाइट के ऊपर तो नहीं जाएगा ना, वहां से नीचे आ जाएगा। अब जब वो नीचे आना शुरू हो जाता है, मेरा अप्लाइड फोर्स कहां था, ऊपर को, लेकिन चौक कहां आ रहा है, नीचे को। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचिंग मैक्सिमम हाइट कम्स डाउन towards the surface of earth, that time work done by your muscular force will be taken negative. So that can be taken as an example of negative work done. So that is an application of your negative work. तो आपके पास दो तरह के वर्क हो गए हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव वर्क हो गया है, नेगेटिव वर्क हो गया। डिफरेंशिएट करना भी आसान हो गया है। एक में आपके पास आ गया फॉर्मूला एफएस, दूसरे में फॉर्मूला आ गया है माइनस ऑफ एफएस। अब आते हैं आपके तीसरे और आखिरी तरह के, आखिरी टाइप ऑफ वर्क के, दैट इज योर जीरो वर्क। जो आपका जीरो वर्क आता है बेटा, जीरो वर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फिनोमेना बनता है, फॉर्मूला बनता है, वो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। I've written zero work done. So W, like I said earlier, it is a generalized formula. In this generalized formula, W is given as Fs cos theta. Fs cos theta. Now the point is, assume करो, बहुत सारी possibilities हैं। assume करो, मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर अप्लाई करा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, या फिर फोर्स ऊपर को अप्लाई करा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है। दोनों केसेस में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। एक तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास आता है। दूसरा ये भी हो सकता है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसे दीवार को ही पुश कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। तो वर्क डन भी क्या बन जाएगा, जीरो। पहले इसको समझाता हूं, फिर वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैकेनिज्म को बताता हूं आपको। अब यहां पर अप्लाई करें, जब हम कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या बन गया है, 90 डिग्री का एंगल बन गया है। जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो ये वर्क डन विल बिकम एफ एस कॉस 90 डिग्री। अब आपको बता दूं, जैसे कॉस 0, मैंने पहले ही कहा था, कॉस 0 डिग्री वॉज 1, कॉस 180 डिग्री वॉज -1। दैट सेम वे कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो वर्क डन क्या बन जाता है आपके पास, एफ एस इंटू 0 कम्स आउट टू बी 0 ओनली। तो आपके पास जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, 90 डिग्री एंगल पर रहेंगे, आपका वर्क डन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 0 वर्क डन के लिए और पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है अगर अप्लाइड फोर्स 0 तो भी क्या हो जाएगा, वर्क 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो भी क्या हो जाएगा, वर्क 0। तो आप कुछ भी बोल सकते हो। एक कंडीशन जो स्टैंडर्ड है वो तो ये कि दोनों के बीच में एंगल 90। इसके अलावा क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो भी वर्क 0, फोर्स 0 होगा तो भी वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके पास थर्ड टाइप ऑफ वर्क आता है। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन पर या इसके एग्जांपल्स पर। हमारे पास पॉसिबली कौन से एग्जांपल्स या कौन सी एप्लीकेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ सकती है। सीधा सीधा एग्जांपल है, लाइक आई सेड अर्लियर, पुशिंग अ वॉल। दीवार को पुश कर रहा हूं, दीवार डिस्प्लेस हो नहीं रही है, वर्क डन क्या हो गया, 0। क्यों, फोर्स तो मैंने अप्लाई करा ना यार, लेकिन क्या वो डिस्प्लेस हुआ, नहीं डिस्प्लेस हुआ। तो साइंस के हिसाब से ये वर्क क्या हो गया, 0 वर्क। दूसरा, आपने देखा है बहुत बार, आप लोग एज ए नोट्स बना रहे हो, गलती से कोई बैठा होगा नोट्स बना रहा होगा, मैं ही लिख रहा हूं बोर्ड पर, चौक से लिख रहा हूं, क्या हो रहा है, चौक से जब मैं लिख रहा हूं क्या मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस पर, एब्सोल्युटली अप्लाई कर रहा हूं। आप लोग भी अप्लाई करोगे जब नोट्स बनाओगे।
जब आप लिखते हो क्या वो नोटबुक डिस्प्लेस होता है? नहीं डिस्प्लेस होता है। क्या बोर्ड डिस्प्लेस हो रहा है? नहीं डिस्प्लेस हो रहा है। अगर ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है अप्लाई करने के बाद फोर्स के, तो आपका वर्क डन फिर से क्या बन जाएगा यहाँ पर? 0। आप लोग चेयर पर बैठे हो, मैं खड़ा हूं, मैं फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऊपर से नीचे को फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या ये फ्लोर डिस्प्लेस कर रहा है? नहीं डिस्प्लेस कर रहा है। वर्क डन 0। आप लोग चेयर पर बैठे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो चेयर पर वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे को फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या वो चेयर नीचे को डिस्प्लेस कर रही है? नहीं। वर्क डन 0। अब वो एग्जांपल जिस पे आते हैं, क्या वो कूली बेचारे जो होते हैं लगेज बैगेज उठाकर सिर पर चलते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर, फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं? वो सारा का सारा लगेज हेड पे उठा लिया है, फोर्स अप्लाई करा ऊपर को, क्या वो लगेज ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा भाई। अगर वो डिस्प्लेस ऊपर को नहीं हो रहा है जबकि हेड से मैंने फोर्स कहाँ अप्लाई करा है? ऊपर को, तो वर्क डन क्या हो गया है? 0। उसी तरह से गेट कीपर बैठा है, वो भी वर्क क्या कर रहा है? 0। क्यों? क्योंकि बैठा हुआ है यार। जब कोई बैठा हुआ है वो फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होता। अगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है वर्क डन 0। कैरी, आपने बैग कैरी कर रखा है, बैग पर बैक पे कैरी करा है, अब बैक से मैं फोर्स कहां अप्लाई कर रहा हूं? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या आपका बैग पीठ से बैक से उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा? नहीं होगा। वर्क डन फिर से क्या आ जाएगा? 0। तो ये आपके पास है टाइप्स ऑफ वर्क जो हम आज डिस्कस कर चुके हैं, विच आई बिलीव मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। तो आपने आज क्या करा है बेटा? सबसे पहले तो ब्रीफ करा हमने वर्क होता क्या है, उसके बाद बात करा टाइप्स ऑफ वर्क की और उसकी कुछ एप्लीकेशंस की, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क की। तो ये आपके पास एंगल वाज सम कॉन्सेप्ट विच आई बिलीव वाज अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि आपने ये पहले नहीं करा हुआ है। आप ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 10 में जाकर पढ़ते हो, लेकिन इसको अप्लाई कहाँ करना पड़ता है? क्लास 9 में अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस 0 वर्क डन। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको सर्कुलर मोशन में मैं घुमा रहा हूं, ऑब्जेक्ट है, घुमा रहा हूं इसको, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब सेंटर से पकड़ रखा है तो फोर्स कहां को लग रहा है? अंदर को लग रहा है। अब डिस्प्लेस कहां को हो रहा है? इधर को, क्योंकि इसका मोशन इधर को है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है। अब फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर लग रहा है, तो आपके पास बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तो किसी भी केस में जब ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्क डन आता है इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर योर 0 वर्क डन। तो बेटा ये आपके लिए, आप सबके लिए आज का इंट्रोडक्शन रहा है इस चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर का। एंड आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गया होगा। नाउ लाइक ऑलवेज से, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।